एक शानदार बंगलो और उसमें शानदार पार्टी चल रही थी, जहां पर शहर के एक से बढ़कर एक अमीर परिवार से लेकर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन मौजूद थे। हाथों में ड्रिंक का ग्लास और तेज बजता हुआ म्यूजिक पर फैशनेबल कपड़े पहने हर कोई घूम रहा था। रात के करीब 11 बजने वाले थे। वहीं दूसरी ओर कोई था जिसे अपने घर जाने की सबसे ज़्यादा जल्दी थी। मौसम रस्तोगी वहाँ की एक वेट्रेस, देखने में खूबसूरत और उम्र 21 साल के आसपास थी। गोरी त्वचा और बड़ी बड़ी स्याह आंखें, जिनमें वहाँ की चकाचौंध का कोई असर नहीं था। मौसम ये काम मजबूरी के तहत कर रही थी। उसके पिता के देहांत के बाद उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही थी। इसलिए उसने पढ़ाई पूरी नहीं की, काम करने लगी। दिन में वो एक कॉफ़ी शॉप में और रात को ऐसी पार्टियों में काम करती थी। उसके घर में उसकी माँ और एक भाई एक बहन थी जो अभी स्कूल में पढ़ते थे। मौसम उनके लिए दिन रात मेहनत करती थी। जब उसके फ़ोन पर उसकी माँ की बार बार कॉल आ रही थी जो उससे पूछ रही थी कि वो कब आएगी, उसने कॉल रिसीव की। हेलो माँ, हाँ बस 1 घंटा और मैं बस आ जाऊँगी। उसने वहाँ के शोर शराबे से बाहर निकलकर एक साइड में आकर बात करते हुए कहा, ठीक है पर जल्दी आना। कितनी बार कहा है कि इतनी मेहनत मत किया करो, और ये नाइट शिफ्ट मुझे ठीक नहीं लगता है। दूसरी तरफ से उसकी माँ कहती हैं, कुछ नहीं होता माँ, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ और भी लड़कियाँ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगी। ये बोलकर वो फ़ोन रख देती है और जैसे ही मुड़ती है उसका सर किसी के सीने से जा टकराता है। वो चौंक कर सर ऊपर उठाकर देखती है तो सामने एक 25-26 साल का हैंडसम बंदा खड़ा उसे गौर से देखता रहता है। वो था रिसान कुंद्रा। कुंद्रा खानदान का सबसे छोटा बेटा और लाडला भी। कुंद्रा एंड सन्स वहाँ की नामी गिरामी कंपनी थी। उनके कई 5 स्टार्स और 7 स्टार्स होटल्स थे। दिल्ली और इंडिया के कई सिटी में वो सिर्फ एक ही नाम ही नहीं, एक ब्रांड था। वहीं रिसान कुंद्रा ने बहुत ही कम उम्र में ही अपने खानदानी बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। वो जितना हैंडसम और रिडेसिंग था उतना ही अंदर से हार्टलेस शख्स था। क्लब, पार्टी, पब, ये सब उसकी पसंदीदा जगहों में से थी और सबसे अहम बात, उसे हर रोज़ अपने साथ एक नई लड़की चाहिए होती थी। वो एक नंबर का प्ले बॉय था। उसका मानना था कि हर लड़की को सिर्फ पैसा चाहिए और प्यार जैसी चीज़ों पर उसे यकीन ही नहीं था। वो बहुत देर से मौसम को देख रहा था और अब उसके पीछे यहाँ तक आ गया था। उसकी आंखों में झांकते हुए नशा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। यस सर, मे आई हेल्प यू? मौसम ने कुछ हिचकिचाहट भरे अंदाज में उससे पूछा, जो अभी तक उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए उसे देख रहा था। हाउ मच? रिसान ने अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लाते हुए उससे कहा, जिस पर मौसम कुछ चौंक गई। आई एम सॉरी, मौसम ने नासमझी में जवाब दिया। आई से हाउ मच? रिसान ने अपनी बात फिर से दोहराते हुए उसके कानों के पास अपने होठों को ले जाते हुए कहा, जिस पर मौसम सहम सी गई और उसे देखती रह गई। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ लेंगे, ड्रिंक्स वगैरह? वो फिर से कहती है और उसके साइड से जाने लगती है, मगर रिसान उसका बाजू पकड़ लेता है, जिस पर वो हैरानी से उसे देखती है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, मगर वो फिलहाल ड्यूटी पर रहती है और कोई भी तमाशा नहीं चाहती थी। इतना भाव क्यों खा रही हो? रिसान उससे पूछता है तो वो उसका हाथ हटाकर कहती है, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सर। रिसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में झांकते हुए उस पर झुकते हुए कहता है, रिसान कुंद्रा को कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती हैं, समझी? अपनी कीमत बताओ। ओ आई सी, मैं अब समझ गया, चलो ठीक है, एक रात का 1 लाख दूंगा, अब तो ठीक है। उसकी बातें सुनकर मौसम गुस्से से उसे देखती है, जो उसे ऐसी वैसी लड़की समझ रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? चलो 2 लाख, रिसान कहता है, पर मौसम उसे वैसे ही देखती रहती है। वो दोनों पार्टी के साइड में अकेले खड़े थे। दूसरी तरफ लाइट्स की चकाचौंध और म्यूजिक का शोर अपने गुबार पर छाया हुआ था। मौसम को यूं खामोश देखकर रिसान एक बार फिर से स्माइल करते हुए कहता है, ओके 3 लाख, 4 लाख। मौसम अब भी कुछ नहीं कहती और गुस्से से बस उसे देखती रहती है। तो रिसान कहता है, 10 लाख, डील डन। और आखिर में मौसम का सब्र जवाब दे जाता है, जिसके बाद वो एक जोरदार थप्पड़ रिसान को जड़ देती है।
रिसान का चेहरा लरस जाता है, मगर अगले ही पल वो मौसम को अपनी तरफ खींचकर जोर से किस कर लेता है। मौसम उसके इस बर्ताव से संभल नहीं पाती। उससे पहले रिसान उसे छोड़ देता है और फिर कहता है, रिसान कुंद्रा कभी किसी का हिसाब बाकी नहीं रखता। मौसम को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ उसकी टाई पकड़ लेती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे कहती है, हाउ डियर यू, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सब कुछ बिकाऊ है? चंद पैसों से तुम सब कुछ खरीद लोगे? रिसान उसका हाथ पकड़कर आराम से हटाते हुए कहता है, यस स्वीट हार्ट, मनी बाय एवरीथिंग। मैं तुम्हारी जैसी 10 लड़कियां खरीद सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। अब मौसम को और भी गुस्सा आता है। वो रिसान को धक्का देती है, सब बिकता होगा पर मैं नहीं, समझे? तुम दूर हटो, वरना वरना क्या कर लोगी? मैंने कहा ना, मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, तुम्हें भी एक दिन मेरे पास आना होगा। रिसान कुंद्रा जिस चीज़ को चाहता है उसे हासिल करके रहता है, वो कहता है, और उसे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं रहता है। मौसम उससे बहस की बजाय वहाँ से आगे बढ़ जाती है। शुक्र था कि किसी ने उन दोनों को नहीं देखा था। रिसान को तो ऐसी चीज़ों की आदत थी, मगर मौसम के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इसको ईगो बहुत मायने रखता था, जिसे रिसान ने बहुत हर्ट किया था। आज से पहले उसने ना जाने कितनी जगहों पर काम किया था, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ था। पार्टी से घर लौटने के बाद भी उसकी आंखों के सामने रिसान का वो चेहरा घूमता रहा था। वो सारी रात करवटें बदलते हुए रोती रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उस बदतमीज इंसान को 3-4 घूंसे क्यों नहीं मारे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इससे उसके काम पर असर पड़ता। वो एक बहुत ही अमीर परिवार से था और मौसम एक मिडिल क्लास गर्ल थी। हर कोई रिसान को ही सपोर्ट करता, क्योंकि ये दुनिया हमेशा पैसों वाले के पक्ष में फैसला करती है। उसने बचपन से यही तो देखा था। उसके पिता का एक्सीडेंट एक अमीर आदमी के गाड़ी से हुआ था, जिसकी वजह से वो अब उनके बीच नहीं रहे। वो आदमी पैसे देकर जेल से छूट गया, उसे बेल जल्दी ही मिल गई, मगर मौसम का पूरा परिवार बिखर गया, जिसे उसने बहुत मुश्किल से संभाला था। वो सबके सामने बहुत जितना खुद को मजबूत दिखाती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रिसान कुंद्रा अपने बगले पर आने के बाद गुस्से से चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा था। वो अपने परिवार के साथ नहीं बल्कि अलग रहता था। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। घर में दादू, उसके पिता, एक भाई और सौतेली माँ और बहन थी। वो उनसे कभी कभी जाकर मिल लेता था, जो उसे हर चीज़ में रोकते टोकते थे, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहता था। अब उसे मौसम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक आम सी लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। वो खुद को समझती क्या है? हाउ डियर सी, उसने मुझे थप्पड़ मारा कैसे? खैर, मैंने भी हिसाब बराबर कर ही लिया, जिसे वो हमेशा याद रखेगी, मगर फिर भी मुझे इससे सुकून नहीं आएगा, वो गुस्से से मन में कहता है, और फिर अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता है। हेलो, हाँ मेरी बात सुनो, आज जो पार्टी राजीव के घर पर हुई थी, मुझे उसकी सारी स्टाफ की डिटेल्स चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस सर्विस बहुत अच्छी थी। मैं चाहता हूँ कि मेरी बर्थडे पार्टी पर मैं उन्हें ही हायर करूँ। ओके थैंक्स। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है और बेड पर धड़ाम से बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल होती है। वो मन ही मन कहता है, अब आएगा मज़ा। तुम्हें क्या लगता है मिस सिंड्रेला, तुम मुझसे छिप सकती हो? नेवर। इस बार प्रिंस तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम प्रिंस के पास आओगी। ओह सॉरी, मैं भी ना, प्रिंस तो कहानियों में होते हैं, रियल में तो डेविल हुआ करते हैं। अगले दिन मौसम रस्तोगी फिर से अपनी कलीग्स के साथ एक पार्टी में जा रही थी, जिसका ऑर्डर उनके रेस्टोरेंट को मिला था। उसे ये लेट नाइट काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसे इसके डबल पैसे मिलते थे, और फिर रेस्टोरेंट का मालिक उनके आने जाने का भी पूरा ख्याल करता था। इसके लिए अलग से कैब बुक रहती थी, जो उन्हें सीधे घर पर जाकर छोड़ती थी। मौसम के लिए एक एक रुपया बहुत कीमती था। उसकी इनकम से ही उसका घर और उसकी बहन की पढ़ाई का खर्चा चलता था। हाँ माँ, मैं पहुँच गई हूँ। हाँ गुड़िया, उसकी छोटी बहन की मेडिकल रिपोर्ट के लिए आते हुए मैं घर से बात करती हूँ, यहाँ बहुत शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है। वो फ़ोन पर बात करते हुए जैसे ही उस मेन गेट पर पहुँचती है, वहाँ के अंदर से आते हुए तेज़ म्यूज़िक के शोरों से उसका सर दुखने लगता है, जिसे वो इग्नोर करती है। उसके साथी सब आगे निकल जाती हैं, तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे बड़े से बोर्ड पर पड़ती है।
RK विला। वो धीरे से उसे पढ़ती है और फिर अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ अंदर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा शख्स बहुत ही बेसब्री से किसी का इंतज़ार करते हुए तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में चमक और होठों पर किलर स्माइल थी, जिससे आज वो ना जाने किसका कत्ल करने वाला था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और वो चौंक कर मुड़कर देखता है। वो मोस्ट हैंडसम बैचलर रिसान कुंद्रा रहता है, जिसका आज हैप्पी बर्थडे था, मगर वो गिफ्ट किसी और के लिए तैयार करवा रहा था। कम इन, रिसान ने कहा। तभी एक आदमी अंदर आया। वो आ गई है? रिसान ने पूछा। यस सर, शी इज़ कम, उस आदमी ने बताया जो उसका सेक्रेटरी था। ओके, तुम चलो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, रिसान ने कहा और वो आदमी यस सर कहकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रिसान खुद को आईने में देखा। ब्लैक कलर का सूट और उस पर रेड कलर की टाई उस पर बहुत जच रहा था। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा आई मास्क उठाकर पहना और होठों पर एक डेविल स्माइल लाते हुए मन ही मन कहा, डियर सिंड्रेला, आई एम कमिंग। फिर कमरे से बाहर निकल गया, जहाँ नीचे हॉल में सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। हॉल में पार्टी जोर शोर पर थी। केक कट चुका था और ईशान के सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे। रंगीन जगमगाती हुई लाइट्स और तेज बजता हुआ म्यूजिक, एक से बढ़कर एक खूबसूरत चेहरे और फैशन का पूरा बाजार। हाथों में ड्रिंक का ग्लास और म्यूजिक पर थिरकते हुए नशे में डूबी हुई आंखें और लड़खड़ाते हुए पैर, मगर फिर भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और सबसे खास बात यह थी कि यहाँ सबने आई मास्क पहन रखा था, जिसमें किसी को भी पहचानना बहुत ही मुश्किल था सिवाय स्टाफ के। वहाँ हर किसी का चेहरा नकाब के पीछे छिपा हुआ था। मौसम और उसकी कुलीग्स वेट्रेस के कपड़ों में मेहमानों को सर्व कर रही थी। वहीं अंतरा, जो बस रिसान पर नज़र रखी हुई थी और उसे दूर से देख रही थी, उसके पास आती है। पार्टी की थीम बहुत अच्छी रखी है तुमने, हर किसी का चेहरा मास्क से छिपा हुआ है, वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है। उसने वन पीस ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी, मगर रिसान को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो किसी और को ही देख रहा था। दूर मौसम अपना काम कर रही थी, गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर रही थी। थैंक्स, आगे और भी कुछ अच्छा होने वाला है अंतरा डियर, वो बिना उसकी तरफ देखते हुए कहता है। तो अंतरा को बुरा लगता है। वो सामने देखती है तो समझ नहीं पाती है कि आखिर रिसान उन स्टॉप्स को क्यों देख रहा है। तुम किसी को ढूंढ रहे हो? वो पूछती है। रिसान उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों पर आई मास्क वैसे ही रहता है। उसके होठों पर डेविल स्माइल आती है। फिर वो उससे कहता है, नहीं तो आरके किसी को नहीं ढूंढता है, लोग उसके पास खुद आते हैं। यू एंजॉय, जस्ट कम। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और म्यूजिक बंद हो जाता है। रिसान स्टेज पर हाईलाइट होकर अनाउंस करता है, गाइस, पार्टी तो अभी शुरू हुई हो और आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। म्यूज़िक ऑन होते ही सबको अपना अपना पार्टनर अंधेरे में ही तलाशना होगा और जो कपल एक दूसरे को पहचान गए उसे मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। एंड कोई चीटिंग नहीं, आप कैमरे की नज़र में हैं, सो एंजॉय द पार्टी। उसकी बात सुनकर सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं और म्यूज़िक ऑन हो जाता है। मौसम की कुलीग जल्दी जल्दी वहाँ से साइड हो जाती है। मौसम जैसे ही वहाँ की भीड़ से निकलने वाली रहती है, अचानक से सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक जाती है, जो रिसान रहता है। उसकी आई मास्क पहने चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मौसम उसके सीने से टकराते टकराते बजती है। दोनों एक के बहुत करीब रहते हैं। इससे पहले कि मौसम कुछ समझ पाती है, म्यूज़िक तेज हो जाता है और जगमगाती हुई लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। वहाँ पर मौजूद सारे लोग डांस में बिजी हो जाते हैं। रिसान भी उसे खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। मौसम उससे जितना दूर जाने की कोशिश करती है, वो उसे अपने उतने ही करीब खींच लेता है। डांस के दौरान रिसान की गर्म सांसें कभी उसके गर्दन पर तो कभी उसके मासूम चेहरे पर पड़ती रहती है, जिससे वो बेचैन सी होती है। और आखिर में डांस खत्म होता है और रिसान अपना मास्क उतार कर मौसम की कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब करते हुए धीरे से कहता है, कैसी हो मिस सिंड्रेला, पहचाना मुझे? आई एम योर डेविल। मौसम चौंक कर उसे देखती रह जाती है।
उसके चेहरे का रंग एकदम से सुर्ख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंतरा गुस्से से उन दोनों को देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता है कि रिसान ने उस लड़की के साथ डांस क्यों किया था और वो उसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा था, और वो उसके इतने करीब क्यों था जहाँ उसे होना चाहिए था। वहाँ पर वो वेट्रेस क्यों खड़ी थी। खिड़की से आती हुई तेज रोशनी की चकाचौंध जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलकर देखती है। कमरे का जायजा लेते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो हड़बड़ाकर उठकर बैठती है। ये मैं कहाँ हूँ? वो इधर उधर देखती है। वो बड़ा सा शानदार कमरा रहता है जहाँ के शानदार बेड पर वो बैठी हुई रहती है। फिर उसकी नज़र अपने कपड़े पर जाती है जो कि बदले हुए थे। ये मेरे कपड़े किसने बदले? वो चौंक जाती है। उसका सर भारी भारी सा महसूस होता है। रात की कोई भी बात उसे ठीक से याद नहीं आती रहती है। वो पार्टी में सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी। फिर उसने रिसान के साथ ज़बरदस्ती डांस किया। फिर रिसान ने अपना मास्क उतार कर उसे देखा और फिर इसके आगे सब कुछ ब्लैंक सा लग रहा था उसे। वो जल्दी से अपना चादर हटाकर वहाँ से उठती है। उसने एक लॉन्ग ओवर साइज की टी शर्ट पहनी हुई थी जो कि किसी मेल की ही थी। उसे गुस्सा आ रहा था खुद पर और उस पर भी जिसने उसके साथ कल की रात पता नहीं क्या किया था। सोच सोच कर उसका सर चकरा रहा था और घबराहट हो रही थी। वो अपना पर्स कमरे में ढूंढने लगती है कि कल रात से वो घर से बाहर है। उसकी माँ और बहन परेशान हो रही होंगी, ना जाने उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। आज से पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, मगर जब से वो उस बदतमीज इंसान से मिली थी सब कुछ गलत ही हो रहा था। वो बेड के दराज से लेकर कबर्ड में अपना सामान तलाश रही थी। तभी रिसान वाशरूम से बाहर आता है और वो चौंक कर दरवाजे की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखती है। रिसान सिर्फ टॉवल में रहता है और उसकी शानदार बॉडी और बाल भीगे हुए रहते हैं। आंखों में शरारत और होठों पर एक डेविल स्माइल होती है। वो बहुत हॉट लगता है, लेकिन मौसम को इस वक्त वो जहर लग रहा था जो उसके पूरे बदन में फैल चुका था। वो गुस्से से आगे बढ़ती है और उसके पास जाकर गुस्से से उसे 2-4 थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है और कहती है, बदतमीज इंसान, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मगर उसका हाथ रिसान अपने गाल पर पड़ने से पहले ही पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब करते हुए पीछे दीवार से टिका देता है। मौसम की पीठ दीवार से जा टकराती है और रिसान उसके सामने खड़ा हो जाता है। रिलैक्स मिस सिंड्रेला, इतनी हसीन रात के बाद इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कहता है। मौसम उसकी गिरफ्त में रहती है, अपने दोनों हाथों से उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और भागने लगती है, मगर तभी रिसान उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे जाने दो प्लीज़, वो बेबसी से कहती है। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था शायद, या फिर उस घर में कोई भी नहीं था उनके अलावा, तभी तो इतना शोर सुनकर भी कोई वहाँ पर नहीं आया था। रिसान एक बार फिर से उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। मौसम नजरें उठाकर उसे देखती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला था। वो उसके चंगुल में फंस गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी माँ और बहन को याद करके दिल भर आता है। तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, अब जाने दो मुझे, देखो मैं ऐसी लड़कियों में से नहीं हूँ। वो बहुत ही भारी आवाज़ में कहती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रिसान उसका चेहरा देखता रह जाता है। वो किस कदर मासूम और खूबसूरत थी, बिना किसी मेकअप के भी किसी को भी अपनी तरफ आकृष्ट करने वाली खूबसूरती, जिसे देखकर दिल का बहकना लाजमी था। वहीं मौसम इतनी कमज़ोर नहीं थी, पर अब महसूस कर रही थी, क्योंकि एक मर्द के सामने औरत इतनी फिजिकली ताकतवर नहीं होती कि उससे जीत जाए, और वो तो एक यंग और बेहद मस्कुलर बॉडी का मालिक था। वो खामोशी से उसे देख रही थी। तभी रिसान उसके चेहरे पर झुकता है। उसके दोनों हाथ ढीले पड़ जाते हैं। उसका चेहरा और रिसान का चेहरा एकदम करीब रहता है। उसे लगता है कि अब वो कहीं की नहीं रह जाएगी। अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके होठों पर कपकपाहट रहती है। रिसान उसके कांपते होठों की तरफ देखता है और उन पर झुकता है, मगर वो उन्हें किस करने की बजाय उसके आंखों के आंसू अपनी एक उंगली से उठाकर उसके चेहरे पर छिड़क देता है, जिससे मौसम फट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। दोनों की नज़रें मिलती है और थोड़ी देर तक वो यूं ही खड़े रहते हैं।
तभी मौसम को कल रात की बातें याद आने लगती है। कल की रात वो रिसान के साथ डांस करने के बाद जैसे ही उसका चेहरा देखती है चौंक जाती है। वो उसे धक्का देकर वहाँ से भागती है। वो स्विमिंग पूल के पास जाकर दूर खड़ी हो जाती है। उसका गला सूखता रहता है, गुस्सा आंखों में तैरता रहता है कि रिसान ने उसे कैसे छुआ था और वो उसके घर पर कैसे आ गई। ये सब उसकी चाल थी, उसने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया था। अभी वो ये सब सोचती ही रहती है कि कोई उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाता है। उसे लगता है कि वो सपना है उसकी कुलीग। वो बिना उसकी तरफ देखे थैंक्स कहकर पानी एक सांस में पी लेती है। उसके कुछ मिनट बाद ही उसका सर चकराने लगता है और फिर कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है, जिसके बाद वो पूल में छपाक से जा गिरती है। फिर गहरे पानी में उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा था और अपनी आगोश में ले लिया था। उसने बस अपनी अधखुली आंखों से उस शख्स को देखती है जो और कोई नहीं बल्कि रिसान रहता है। उसने उसकी जान बचाई थी। बेहोशी के आलम में ही उसे एहसास हुआ था कि किसी ने उसे बेड पर लिटाया था और चादर उड़ाकर उसके कपड़े चेंज किए थे और फिर कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकल गया था। साथ ही साथ दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी और अभी मौसम को सब कुछ याद आ गया था और वो रिसान को वैसे ही देख रही थी, वो भी उसे ही देख रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। लगता है तुम्हें सब याद आ गया है, अच्छा है, रिसान कहकर उसके सामने से हट जाता है और कबर्ड से अपनी टी शर्ट निकाल कर पहनने लगता है। मौसम चुपचाप उसे देखती रहती है। मिस सिंड्रेला, मैं बिना इजाज़त के किसी लड़की को अपने बेड पर तो क्या हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। ये कहकर वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है तो मौसम दीवार में चिपक जाती है। जो भी हो, ये सब आपकी वजह से हुआ है, वो बिना डरे अपनी आंखों को रगड़ते हुए उससे कहती है। मेरी वजह से? वो चौंक कर उसे देखता है, फिर उसके पास आता है और दीवार पर अपने दोनों हाथों के उसके इर्द गिर्द रखता है। मौसम उसके करीब आने से एक बार फिर से सहम जाती है। उसके चेहरे पर फिर से वही डेविल स्माइल आ जाती है। वैसे तो बहुत मासूम बनती हो, मगर फ़ायदा क्या है, मुझे तुम्हारी असलियत पता है। क्या है मेरी असलियत? वो आप थे जिसने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया और फिर क्या? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। ओके, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी समझा था। सिखा दिया ना, अब जाएं यहाँ से। एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा घर है। हाँ तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, वो गुस्से से कहती है और उसे सामने से हटाकर जाने लगती है कि तभी रिसान उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चौंक कर उसे देखती है। रिसान आगे बढ़ता है और फिर उसके पास आकर उससे कहता है, नीचे किचन में तुम्हारा पर्स पड़ा है। गुड बाय मिस सिंड्रेला। थैंक्स मिस्टर डेविल। वो उसे गुस्से से देखती है और कहती है और फिर बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद रिसान की आंखों के सामने रात का मंजर घूमने लगता है। जब वो उसे कमरे में लेकर आया था और बेड पर लिटा रहा था, मौसम ने उसे नशीली आंखों से देखा था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने उसे खींचकर किस कर लिया था। वो उसका चेहरा देखता रह गया था और फिर वो गहरी नींद में चली गई थी। उसने फिर नीचे आकर पार्टी ख़त्म की, अनाउंसमेंट की और फिर रेस्टोरेंट के मैनेजर को मौसम के बारे में बताया ताकि वो परेशान ना हो। सब कुछ उसने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया था। उसे नशे की गोलियां दी गई थी, पर सवाल ये था कि उसे ये दिया किसने। जब वो उसे ढूंढते हुए पुल के पास पहुंचा था तो वो उससे गिरी हुई थी और किनारे पर एक गिलास पड़ा था जिसमें नशे की गोलियों का पाउडर जमा हुआ था। पर उस पार्टी में तो उसे कोई जानता ही नहीं था, फिर कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। रिसान को ये बात समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ मौसम गुस्से से बाहर निकलते हुए उसे मन ही मन गालियां दे रही थी और दुआ कर रही थी कि वो उसे दोबारा कभी नहीं मिले। बदतमीज इंसान, ज़रा सी भी शर्म नहीं आई उसे। मेरे कपड़े चेंज किए उसने। मैं नशे में थी तो क्या से मतलब कि मैं नशे में गई कैसे? मुझे तो बस पानी का गिलास दिया गया था और वो उसके जहन में एक सवाल आता है कि उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था जिसने उसे पानी का गिलास दिया था और ना ही उसे वो सही से याद आ रहा था। सब कुछ धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। ये सोचते हुए वो चली जा रही थी। अगले दिन मौसम बहुत परेशान थी। अस्पताल से आते हुए वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और गला सूख रहा था। उसने अपने एक हाथ में अपनी बहन की मेडिकल रिपोर्ट्स और दूसरे हाथ में पर्स टांगे।
वो सड़क पर ऐसे चल रही थी जैसे वो वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं था। तेज हवा चल रही थी और उसके खुले बाल हवा में लहराते हुए बिखरे हुए थे। उसने सिंपल सी कुर्ती और जीन्स पहन रखी थी। उसे ये तक एहसास नहीं था कि रोड पर किस कदर गाड़ियाँ चल रही है। वो बस चलती जा रही थी और एक दो बार तो वो गाड़ी से टकराते टकराते बचती है, मगर फिर भी उसे कुछ होश नहीं था। तभी एक गाड़ी वाला हॉर्न बजाकर चिल्लाते हुए कहता है, मरना है क्या मैडम? वो चौंक कर उसे देखती है, मगर फिर आगे बढ़ जाती है। रोड पर वैसे ही चलने लगती है। घड़ी में शाम के 7 बजने वाले थे और चारों ओर शोर शराबा था। वो मन ही मन सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? कुछ समय पहले सिटी अस्पताल मौसम अपनी बहन की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा रही थी और उसे देखने के बाद जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? उसे तो बस एक वायरल फीवर हुआ था। मौसम ने बहुत हैरानी से पूछा था। उसे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जो डॉक्टर ने उससे कहा था। हाँ, फीवर हुआ था, मगर वो वायरल नहीं था मिस मौसम। आपकी बहन को ब्रेन ट्यूमर है और हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कराना होगा। उनके पास बस 1 महीने का वक्त बचा है, बस 1 महीना। मौसम की आंखें और गला दोनों ही भर आते हैं। हाँ, सिर्फ 1 महीना, 11 घंटे का ऑपरेशन होता है और उसमें खर्च भी बहुत आएगा। आपको जल्दी ही पैसों का भी बंदोबस्त करना होगा ताकि हम अपनी तैयारी शुरू कर सकें। उसमें कितना खर्चा आएगा डॉक्टर? मौसम बोली। आम तौर पर तो 20 से 30 लाख तक आते हैं, मगर आपकी बहन का केस थोड़ा पेचीदा है तो कम से कम 50 लाख तक लगेंगे। क्या 50 लाख? मौसम उठकर खड़ी हो जाती है। ये सब उसके लिए बहुत शॉकिंग रहता है। जी 50 लाख डॉक्टर साहब कहते हैं। और अब 50 लाख रुपए, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? घर पर लोन भी लूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख तक ही आएंगे। अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ तो गुड़िया और माँ तो उसके बगैर मर ही जाएंगे और मैं कैसे जिंदा रहूँगी? ये सोचते हुए रोड पर वो बदहवास सी चलती जा रही थी कि तभी अचानक से सामने एक गाड़ी आ जाती है और उसकी लाइट्स की चकाचौंध मौसम की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो वहीं पर गिर पड़ती है। गाड़ी उसके ठीक सामने रुकती है, मगर उसे छूती नहीं है। मौसम डर के मारे बेहोश हो जाती है। तुरंत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। एक आदमी गेट खोलकर बाहर निकलता है और मौसम को यूं बेहोश देखकर चौंक जाता है। ये यहाँ क्या कर रही है? वो कहता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिसान रहता है। हटिए आप सभी, ये मेरी दोस्त है, वो कहता है। फिर वो आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है और अपनी गाड़ी में लिटा देता है। फिर वहाँ से उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसके बगल वाली सीट पर बेहोश पड़ी रहती है। थोड़ा आगे जाकर रिसान उसे होश में लाने की कोशिश करता है। मिस सिंड्रेला, होश में आओ। वो गाड़ी रोक उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, जिससे मौसम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। क्या करती हो यार तुम भी? कभी पुल में तो कभी रोड पर गिरी पड़ी रहती हो। अगर इतना शौक है मरने का तो घर जाकर मरो ना यार, रिसान उससे कहता है, मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती है। हेलो, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, सुन रही हो? वो उससे फिर कहता है। सुन रही हूँ, थैंक्स, मौसम धीरे से कहती है और चुप हो जाती है। रिसान हैरानी से उसका चेहरा देखता रह जाता है। वाट, तुमने मुझे अभी अभी थैंक्स कहा? वो उससे कहता है। मौसम गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जाने लगती है। रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वरना पता चला कि घर की जगह कहीं और ही पहुँच गई, रिसान कहता है। मौसम चौंक कर उसे देखती है। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए, और अगर नहीं उतारा तो मैं चलती गाड़ी से कूदने का हुनर भी जानती हूँ। मौसम चिढ़कर कहती है, तुम सच में पागल हो? पहले थैंक्स और अब ये सब। मुझे जाना है, वो कहती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अपना पर्स और फाइल लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक टैक्सी मिल जाती है और वो उसमें बैठकर रिसान की आंखों से ओझल हो जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो शायद बहुत परेशान थी, इसलिए चिढ़ रही थी, रिसान सोचता है और फिर अपना सर झटक देता है। व्हाटएवर, मुझे उससे क्या? वैसे भी उसका जो एटीट्यूड है ना, उससे वो सिर्फ परेशान ही रह सकती है, क्रेजी गर्ल। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। मौसम का घर आने के बाद उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अपनी माँ और बहन से बस यही कहा था कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, बस वायरल फीवर था। उसने उन दोनों को तो तसल्ली दे दी थी, मगर खुद वो कितना परेशान थी ये उसने छुपा लिया था।
खाना खाकर उसकी माँ और बहन दोनों सो रही थी। घड़ी में रात के 11 बजने वाले थे और उसकी आंखों में नींद की जगह बेचैनी ने ले ली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बहन को बचाएगी, मगर बचाना तो पड़ेगा। फिर वो अपना फ़ोन लेकर कमरे से बाहर निकल आती है, किसी को कॉल करती है। हेलो, कल तुम फ्री हो? मुझे कुछ बात करनी है, मिल सकते हैं क्या? वो पूछती है। हाँ बिल्कुल, तुम शाम को मेरे ऑफिस आ जाना, मैं वहीं पर होंगी। दूसरे से कोई कहता है, ओके मैं आती हूँ कल। मौसम ये कहकर फ़ोन काट देती है, फिर कमरे में आकर सो जाती है। पर नींद कहाँ आने वाली थी, वो बस दीवारों को देखती रह जाती है। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। कॉफ़ी टेबल पर रखी हुई ठंडी हो रही थी। मौसम परेशानी की हालत में रेस्टोरेंट के शीशे से बाहर आते हुए लोगों को देख रही थी। क्या हुआ है? तुमने मुझे अचानक कैसे याद किया यार? मतलब पिछले 3-4 सालों से हम एक दूसरे से मिले तक नहीं हैं, और आज अचानक। सब ठीक तो है मौसम? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है यार, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दिशा। मौसम उसकी तरफ देखकर कहती है तो दिशा चौंक जाती है। वो और मौसम स्कूल टाइम से फ्रेंड थी, कॉलेज में भी साथ में ही एडमिशन लिया था, मगर मौसम ने अपनी जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो किसी से भी नहीं मिलती थी। और उसी वक्त दिशा की मुलाकात माही से हुई और वो दोनों दोस्त बन गए थे। किस्मत उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ रही थी, मगर उन्हें इस बात का पता तक नहीं था। क्या हुआ है? कॉलेज से तुम अचानक ही गायब हो गई। ठीक है, जिम्मेदारी ज़्यादा थी तो क्या हुआ, हम मिलकर इसका हल ढूंढ लेते, मगर इस तरह से तुमने पढ़ाई छोड़ दी और मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। हम दोस्त थे यार, एक दूसरे के सुख दुख के साथी, मगर तुमने तो मुझे उस लायक ही नहीं समझा कि मैं तेरी हेल्प कर पाती। दिशा ने इतनी सारी शिकायतें की उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, और फिर तुम खुद अपने पैरों पर नहीं थी तो तुमसे क्या ही कहती, मौसम उससे कहती है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अच्छा ये सब छोड़िए, बताओ कि क्या हुआ है, अचानक से मुझे कैसे याद किया? मुझे हेल्प चाहिए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी आ पड़ी है मेरे कंधों पर और मैं उसका बोझ नहीं उठा पा रही हूँ। मौसम मुझसे कहती है, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? दिशा पूछती है तो मौसम उसे सारी बातें बताने लगती है और मौसम फिर रोने लगती है। दिशा ये सब सुनकर शॉक्ड रह जाती है, फिर मौसम को समझाते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे इसका। मेरी कुलीग की बहन जिस कंपनी में काम करती है उसका मालिक बहुत अच्छा है। कुछ दिनों पहले उसके भाई के ऑपरेशन के लिए उसने 20 लाख का लोन लिया था। तुम ऐसा करो कि उससे मिलो, मैं अपनी कुलीग से बात करके तुम्हें उसका एड्रेस सेंड कर दूंगी, सब हो जाएगा। अगर वो 20 भी दे देता है तो हम बाकी की रकम का देख लेंगे। कहीं से मेरे पास कुछ है और कुछ मैं अपने जानने वालों से ले लूँगी, तुम बस टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। थैंक्स यार दिशु, आज तूने मेरा मन हल्का कर दिया। मैं सच में बहुत परेशान थी। पापा की डेथ के बाद ऐसी उलझी हुई रहती थी कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं बना था दोबारा जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर पाती। फिर मुझे तेरा ही ख्याल आया, तुम सच में मेरी सच्ची दोस्त हो। कोई नहीं, दोस्त होते हैं कि इसलिए। अब तुम ये रोना बंद करो, चलो घर चलते हैं, आंटी और गुड़िया से भी मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए सबको देखे। दिशा कहती है तो मौसम अपनी आंखों को रगड़ते हुए साफ करती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुंद्रा मेंशन। रिसान अपने दादू के कमरे में बैठा हुआ था। आज वो उनसे पूरे 2 महीने बाद मिलने आया था, और वो भी इसलिए कि उन्होंने उसके अकाउंट में अजीब सी शर्त शामिल कर दी थी जिससे वो परेशान था। आप ये क्या कर रहे हैं दादू? मैंने क्या किया है? आपने ये क्या किया है? जब मेरी शादी ही नहीं हुई है तो फिर मेरा पैसा मेरी बीवी का कैसे हो गया? तो कर लो शादी और बन जाओ 50 करोड़ के मालिक, दादू मुस्कुराते हुए कहते हैं। वो उसे परेशान देखकर मन ही मन हंस रहे थे। और अगर मैं कहूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, ये पैसे वैसे ही रहेंगे मगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आप मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तुम्हारी आंखों में कोई बस जाए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।